वेलकम बैक पार्ट 2 में। अब हम लोग इसके पिछले पार्ट में 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन में देखिए आप क्या बोल रहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यहाँ देख रहे हैं आप। अब प्रस्फुटित में आपको क्या मिल रहा है? फॉ। तो फॉ हम देखेंगे किस ऑप्शन में है? फ्राबेल। फॉ से फ्राबेल। बस ये ट्रिक बना लेंगे हम लोग और इससे हमको याद हो जाएगा। सच्ची शिक्षा वो है जो व्यक्ति अंदर से प्रस्फुटित होती है। इसका आंसर क्या होगा? फॉ से फ्रावेल, फॉ से प्रस्फुटित, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन माना जाता है? देखिए, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो माना जाता है मैकाले को। और जब आपसे पूछेगा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, तब आंसर कुछ और होगा, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आगे आएगा। अभी अभी फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मैकाले, जो यही वो अंग्रेज था जो भारत में आधुनिक शिक्षा लेके आया। इससे पहले हम लोग का शिक्षा कैसा चलता था? आश्रमों में चलता था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किंडर गार्डन से क्या अभिप्राय है? अरे भाई, गार्डन मतलब क्या होता है? गार्डन मतलब बगीचा, बगीचा मतलब उद्यान। बस, घर होगा नहीं, खेल का मैदान होगा नहीं, कमरा होता नहीं है, उद्यान होगा। तो किंडर गार्डन बाल उद्यान। बस, ये बन गई आपकी ट्रिक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। गीजू भाई शिक्षा को कैसा मानते थे? देखिए, गीजू भाई कौन? अपने भाई, ठीक है। आस पड़ोस वाले अपने भाई लोग क्या बोलते? गीजू भाई। भाई लोग किसकी बात करेंगे? अपने बालक लोग की बात करेंगे, ठीक है। अपने भाई लोग की बात करेंगे। तो गीजू भाई कैसा मानते थे? बाल केंद्रित मानते थे। बस, सेट है मामला। अगला सब हम आएंगे 25th क्वेश्चन में। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? तो इसको गाइज आपको याद करना पड़ेगा। महिला की बात कर रहा है तो 88, ठीक है ना, 1988 में लागू हुई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कब की गई थी? तो अनिवार्य अनिवार्य और निःशुल्क, पहली बात और दूसरी बात, दो बातों की बात की गई है, इसलिए दोनों में, ठीक है। बस इसी से आपको याद रखना है। आगे आते हैं। संचार साधनों में 3 अन्य से भिन्न। भाई, कंप्यूटर में क्या होता है? स्क्रीन लगी होती है। टीवी में, दूरदर्शन में भी स्क्रीन लगी होती है। टेलीविजन में भी स्क्रीन लगी होती है। ये टेप रिकॉर्डर थोड़ा अलग है। बस, 1997 में आकाशवाणी में कितने केंद्र थे? आपको जब भी पूछेगा 97 की बात किया तो उससे 2-3 कम कर देंगे, ठीक है। 97 है इसमें तो 94 आंसर लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है किस लिए? सभी के लिए, ठीक है। मनोरंजन भी होता है, जन सामान्य को सजग बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, जनमत संग्रह, निर्माण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रसारण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, जब अंग्रेजों ने प्रसारण की शुरुआत कराई थी, और वो कहाँ से? अंग्रेज मेनली तब कहाँ रहते थे? मुंबई और कलकत्ता। तो बस ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चे के सामाजिकरण का आद्य व्यक्ति, बच्चा सामाजिकरण कहाँ से सीखता है? बच्चे को समाज से परिचित सबसे पहले उसकी माँ कराती है, ठीक है। बेटा देखो, ये पापा हैं, ये मामा हैं, ये बगल के अंकल जी हैं। तो कौन परिचय कराता है? उसकी माता, ठीक है। आगे आते हैं। विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध क्यों होने चाहिए? ताकि शिक्षा वास्तविक बने, ठीक है। जितने अच्छे संबंध होंगे उतनी शिक्षा वास्तविक बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अर्थ है? अरे भाई, अवसर की समानता का अर्थ यही है कि सबको, सभी छात्रों को समान अवसर मिले। यही है समानता का अर्थ। अवसर की समानता, समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार है? अरे भाई, क्या विचार? लोगों ने क्या सोचा होगा कि सबको समान अवसर मिले? कुछ लोगों को अवसर समान नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको दिलाने के लिए ये विचार आया। तो किनको नहीं मिल रहा था समान अवसर शिक्षा का? जो पिछड़े और दलित व्यक्ति थे। तो इसलिए पिछड़े व दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, यही विचार इसके पीछे निहित था। बस, ठीक है। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। विशिष्ट रूप से कमजोर और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा राज्य। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो संविधान में 36 से लेके 51 तक दिए हुए हैं, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये कौन से नंबर पे आता है? 46वें नंबर पे आता है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम। अरे भाई, बालक आजकल सबसे ज्यादा क्या चलाते हैं? समाचार पत्र तो पढ़ते नहीं है, वीसीआर आजकल है नहीं, रेडियो भी बंद हो चुका है, तो टीवी चलाते हैं, टीवी से ही जो कुछ देखते हैं। संचार माध्यम सबसे प्रभावी टीवी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? देखिए, ज्ञान की प्राप्ति तो हर शिक्षा का उद्देश्य होता है,
और मुस्लिम शिक्षा में साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और भौतिक ऐश्वर्य। इसका मतलब उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था कितना, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि मुस्लिमों के बच्चे जब पढ़ने जाते थे 4 साल 4 महीने 4 दिन के जब होते थे तो उनका बिस्मिल्लाह संस्कार होता था और उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था। और बाकी धर्मों में क्या होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद वो पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। बिस्मिल्लाह संस्कार 4 साल 4 महीने 4 दिन। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, चरित्र का विकास तो शिक्षा का उद्देश्य है, ज्ञान का अर्जन भी शिक्षा का उद्देश्य है, आपके अंदर जो शक्तियां हैं उनका विकास भी शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन ये जो व्यवसायीकरण है ये शिक्षा का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या होता था, शिक्षा सशुल्क, फीस लगता था क्या, राम जी पैसा देके पढ़ते थे, बिल्कुल नहीं। बड़े भवनों में तो होती नहीं थी, शिक्षा कहाँ होती थी, जंगलों में होती थी। राज्य का नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता था। शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या लगता था, कोई शुल्क नहीं लगता था। जब बच्चे पढ़ लेते थे तो वो गुरु दक्षिणा देते थे। ठीक है, आइए, प्राचीन शिक्षण पद्धति में कौन सी विधियां थी, प्रोजेक्ट तो राम जी बनाते नहीं थे, कृष्ण जी जब गए थे गुरु जी के पास पढ़ने तो। खेल विधि कोई नहीं होती थी। वो लोग क्या करते थे, पहले गुरु की बात सुनते थे, श्रवण करते थे, फिर उसको चिंतन मनन करते थे। ठीक है, तो ये ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, अब बौद्ध लोग कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर में तो पांडव रहते थे, कलकत्ता में अंग्रेज रहते थे, अहमदाबाद में दयाबेन और अहमदाबाद में अपने सुंदरवीरा और जेठालाल का घर है। तो बचा क्या, नालंदा। तो ये बौद्ध शिक्षा का नालंदा ऑप्शन सही हो जाएगा। बस आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, देखिए मैंने बताया था आपको, जब आपसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता पूछे तो आपको लगाना है मैकाले, और जब भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता पूछे तो चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, देखिए ये सिद्धांत वो था जब भारत में विदेशी शिक्षा आई, आधुनिक शिक्षा, तो ये जो मैकाले था उसने कहा सबको पढ़ा लिखा के क्या फायदा, हम उन लोग को छान के, छनाई मतलब छान के अलग कर लेते हैं उन लोग को जो लोग हमारे काम के हैं, उच्च जाति उच्च वर्ग के लोग, और हम लोग उन्हीं को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये छनाई का सिद्धांत किसने दिया था, मैकाले ने बोला था, जो हमारे काम के लोग हैं उनको भीड़ से छान के अलग करते हैं और उनको पढ़ाएंगे, है ना। तो ये छनाई का सिद्धांत मैकाले ने दिया था। ठीक है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी 1968 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अगला, प्लेटो ने किस अनुशासन का समर्थन किया है। अरे भाई, मान लीजिए किसी बच्चे को प्लेट में खाना खाने को देंगे, आप उससे कहेंगे अनुशासन से खाओ, लेकिन नहीं मानेगा, नहीं, वो इधर उधर गिराएगा, और जब वो प्लेट में से खाना गिराएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको दंड मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंडात्मक। अब आप लोग समझ गए, आपको याद हो गया, भूलेगा नहीं आपको। जैसे ही ऑप्शन देखेंगे आप प्लेट, अनुशासन, तुरंत आपको दंड याद आ जाएगा कि बच्चा खाना जैसे ही गिराएगा उसको दंड मिलेगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श रूप होना चाहिए, या दुनिया भर का टीपी 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 इतना बात बोल दिए, कौन बोलेगा, टीपी नन। अब आपको याद हो गया है, जैसे ही आप सुनेंगे दुनिया भर की बात, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श रूप होना चाहिए, ये वे टीपी बहुत ज्ञान दे रहे हैं, तो कौन देगा, टीपी नन। बस अब आपको याद हो गया है, एकदम भूलेगा नहीं आपको, आप चिंता मत करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अब बताइए, ये कोई क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति। अब आप खुद बताइए, स्कूल में बच्चा जब जाता है तो वो नर्सरी में होता है, LKG में होता है, और LKG का बच्चा जैसे ही स्कूल जाता है पहले दिन ही वो क्या करता है, अपने यूनिफॉर्म में ही वो कर देता है कि नहीं। तो बस अब आपको याद हो गया, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है,
अब आगे चलते, आप सोच रहे होंगे क्या फालतू ट्रिक्स बता रहा है, लेकिन ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो रहा है सारा क्वेश्चन, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य क्या होता है भाई? चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। बिल्कुल असत्य है ये विद्यालय का अनौपचारिक कार्य नहीं होता है, ये विद्यालय का औपचारिक कार्य होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे भाइयों, अनौपचारिक कार्य नहीं है ये कथन बिल्कुल असत्य हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन से कार्य संपादित करता है? विद्यालय आपके प्रगतिशील कार्य संपादित करता है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखेंगे, संरक्षण कार्य विद्यालय नहीं करता है, ठीक है। बच्चा स्कूल में जाता है, उसको उसके साथ ही मारते हैं पकड़ के, कोई संरक्षण नहीं हो पाता है, ठीक है। निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं होता है, विद्यालय निष्पक्ष कार्य नहीं करता है। आप देखेंगे क्लास में बाकी बच्चे बैठे हैं, उनको अलग अटेंशन मिलती है, कुछ बच्चे जो तेज होते हैं उनको अलग अटेंशन मिलती है, कुछ उसमें टीचर्स के बच्चे होते हैं उनको अलग अटेंशन मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन गए, निष्पक्ष कार्य नहीं होता है, संरक्षण कार्य भी नहीं होता है। कौन सा? प्रगतिशील, सभी बच्चों की समान प्रगति कराई जाती है। ये ट्रिक के माध्यम से अब आपको याद हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। ये बात कौन बोलेगा, आप खुद बताइए। ये बात बालकृष्ण जोशी, बालक, ये बात तो इतनी ज्ञान की बात बालक तो बोल नहीं सकता है, बिल्कुल है कि नहीं। नन लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। ब्रेडले तो ब्रेड लेने चले जाएंगे, वो क्या बोलेंगे। तो बचे डॉक्टर साहब, इतने इंटेलिजेंट, इतनी ज्ञान की बात, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभा, व्यवसाय और कारखानों से नहीं विद्यालय से होती है। ये ज्ञान की बात कौन बोलेंगे? डॉक्टर साहब ही बोल सकते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन। अब आपको याद हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। ये तो भाई बात सही है, घर में शिक्षा कभी कभी नहीं मिल पाती है, लेकिन विद्यालय में उत्तम मिल जाती है, सही बात है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? फॉर्मल, औपचारिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना तो करता ही है, आर्थिक व्यवस्था भी करता है, तो इसका मतलब उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला, राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, राज्य का संबंध है। राज्य बोलता है कि निःशुल्क शिक्षा हम देंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? अब देखिए, आपको हम बताए थे आदर्शवाद, आदर्शवाद में पिछला क्वेश्चन आया था जहां विवेकानंद जी का नाम आया था, आदर्शवाद विवेकानंद जी, और विवेकानंद जी को आत्मानुभूति हुई थी, आपको याद आ रहा है। और आत्मानुभूति विवेकानंद जी को कैसे हुई थी? उनके शिक्षक ने जब उनके सीने पे पैर रखा। तो आदर्शवाद जब आएगा तो क्या आंसर आएगा? केंद्र बिंदु शिक्षक, हमेशा शिक्षक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? आप बताइए कौन इनमें से आदर्शवादी नहीं है। अब देखिए, ये पढ़ रहे हैं आप, क्या लिखा है? ड्यूवी, DEW, माउंटेन ड्यू। अब ये बताइए, जो माउंटेन ड्यू पिएगा वो आदर्शवादी होगा? माउंटेन ड्यू पिएगा, गाड़ी यहाँ वहाँ कुदाएगा, कभी माउंटेन पे ले जाएगा, डर के आगे जीत है, किसी को भी मार देगा, डरेगा नहीं, तो जो ड्यू पिएगा वो आदर्शवादी होगा क्या कभी? बिल्कुल नहीं होगा। तो इनमें से कौन आदर्शवादी नहीं है? ड्यूवी। अब आपको याद हो गया, ठीक है। जो ड्यू पिएगा वो बिल्कुल आदर्शवादी नहीं है। आदर्शवादी कौन? जो जूस पिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन है? अभी देखिए, प्रकृतिवादी दार्शनिक की बात कर रहे हैं हम लोग। प्राकृतिक चीजों का दर्शन आपको कहाँ होता है बताइए? प्राकृतिक चीजों का दर्शन आपको कहाँ होता है? जब आप मॉल में घूमने जाते हैं तो वहाँ स्पेंसर्स होता है, और स्पेंसर में प्राकृतिक हरी सब्जियां, फल फूल ये सब रखे होते हैं, है कि नहीं? तो प्राकृतिक चीजों का दर्शन कहाँ मिलता है आपको? स्पेंसर में। इसलिए प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन हो जाएंगे? स्पेंसर्स हो जाएंगे। अब आपको याद हो गया है, एकदम याद हो गया है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तुरंत टिक कर देंगे आप, ठीक है।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। प्रकृतिवाद, प्रकृति को कोई कैद करके रख सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति कैसी होती है? मुक्त। तो प्रकृतिवाद मुक्तात्मक, याद है आपको पहले से ही। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, ये कौन बोलेगा? अब देखिए, विद्यालय को समाज का लघु रूप क्यों मानते हैं? जैसे समाज में तरह तरह के प्रयोजन होते हैं, कभी किसी का शादी ब्याह पड़ा, मुंडन हुआ, तरह तरह की चीज़ें, अलग अलग प्रयोजन होते रहते हैं, वैसे ही विद्यालय में भी अलग अलग तरह के प्रयोजन होते हैं। कभी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कभी खेल कूद प्रयोजन होंगे, खेल कूद प्रतियोगिता होगी। तो विद्यालय समाज का लघु रूप क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ भी समाज की तरह प्रयोजन होते रहते हैं अलग अलग। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयोजनवादी। अब आपको याद हो गया, बिल्कुल आप भूल ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की? विवेकानंद जी के जो गुरु का नाम था वो था स्वामी रामकृष्ण। तो वो किस संस्था का स्थापना करेंगे? रामकृष्ण मिशन का स्थापना करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। अब देखिए, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? टैगोर जी क्या करते थे भाई, बताइए? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, क्या करते थे? कविता वविता लिखा करते थे, है कि नहीं? तो कविता, कविता कौन है? फीमेल। और गीतांजलि, इसमें गीता और अंजलि भी फीमेल। तो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी होगी? गीतांजलि होगी, क्योंकि वो कविता लिखते थे। गीता और अंजलि, कविता गीता अंजलि तीनों फीमेल हो जाएंगी। तो टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक गीतांजलि। आपको एकदम याद हो गया है, टेंशन मत लीजिए आप, आगे बढ़िए। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कौन सी थी? गांधी जी, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, गांधी जी हमारे देश की बुनियाद में बसे हुए हैं, बुनियाद। तो गांधी जी को देखते ही आपको बुनियाद याद आना चाहिए, और बुनियाद देखते ही आपको गांधी जी याद आने चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक, देखिए बालकों की बात कौन कर रहे थे? अपने गीजू भाई, गीजू भाई, याद रहेगा आपको, ठीक है? गीजू भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है, ये बताइए। अब देखिए, आप खुद देखिए, प्लेट पे क्या हो रहा था? बच्चे खाना खा रहे थे थोड़ी देर पहले। अब जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, सब लोग अपने अपने प्लेट पे खाना खाएंगे, तो क्या होगा? वहाँ संवाद होगा, सब लोग आपस में बात करेंगे। तो बातचीत जब होगी तो वहाँ कौन सी विधि लगेगी? संवाद विधि लगेगी। याद हो गया अब आपको, एकदम नहीं भूलेगा। चलिए, जैसे ही प्लेट देखेंगे आपको बच्चे याद आएंगे, और बच्चों से याद आएगा दंडात्मक विधि, और दंडात्मक और संवाद। संवाद, बच्चे प्लेट में खाना खाएंगे डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो वहाँ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह किसके विचार थे, बताइए? अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, तो अब इसमें देखिए, इसमें अंतर्निहित में क्या आया? अ। अभिव्यक्त में क्या आया? अ। तो इस ऑप्शन में तो अ है नहीं, इस ऑप्शन में अ है नहीं, इस ऑप्शन में अ है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरस्तु। मनुष्य की अंतर्निहित और अभिव्यक्ति, अ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरस्तु, ठीक है? एकदम क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या माना जाता है? अपना परिवार माना जाता है। आप सबसे पहले कहाँ शिक्षा पाते हैं? परिवार से पाते हैं। किसको मामा बोलना है, किसको मम्मी बोलना है, सब परिवार के लोग सिखाते हैं, ठीक है? तो बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं, और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे प्रभावशाली शिक्षा है, ये किसने कहा? आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए, अनौपचारिक शिक्षा और सबसे प्रभावशाली, प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव, इफेक्टिव का मतलब उसमें फ आया, फ, और फ से क्या? फ्राबेल, पहले भी मैंने आपको बताया था, याद करिए।
इफेक्टिव, इफेक्टिव में फ आया, फ को देखते ही तुरंत आपको फ्राबेल मारना है, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? आप सभी को पता है, परिवार या घर से होता है, ठीक है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसने कहा? देखिए ये किसने कहा होगा बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है। सबसे पहले बच्चे को शिक्षा कहाँ मिलती है? घर में मिलती है। कैसे मिलती है? मान लीजिए बच्चा ऐसे घर में खेल रहा होता है ना, तो उसको घर में एक डिब्बा पड़ा हुआ मिलता है, वो डिब्बा होता है कोलगेट का। बच्चा उसको खेलने लगता है, घर वाले आके बोलते नहीं बच्चा नहीं, इसको खेलते नहीं हैं, इसको दांत पे लगाते हैं, ये पेस्ट है, पेस्ट। तो पेस्ट की शिक्षा बच्चे को कहाँ मिली? घर पे। सबसे पहले उसको कौन बताया? पेस्ट के बारे में घर वाले बताते हैं, इसलिए पेस्टोलॉजी। बस ऐसे ट्रिक बना के हम लोग याद कर लेंगे। घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, क्यों? क्योंकि घर ही वो स्थान है जहाँ बच्चे को सबसे पहले पेस्ट के बारे में जानकारी मिली। ये है पेस्ट, जिसको दांत पे लगाते हैं बच्चों, तो पेस्टोलॉजी। गांधी जी तो बुनियाद की बात कर रहे थे, ये होगा नहीं। मॉन्टेसरी तो गार्डन था, ये भी नहीं होगा बिल्कुल, है कि नहीं? तो बस पेस्टोलॉजी। आपको मैंने 70 क्वेश्चन याद करा दिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। ओके, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।